तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम में आने वाले बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है। इसमें लिखा है इफ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 plus mod of Z2, then argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली समझना चाहें तो आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट में आपने ये समझा था कि यदि Z1 और Z2 ये दोनों एक ही लाइन पे रहे, मतलब Z1 वेक्टर और Z2 वेक्टर अगर ये दोनों एक ही लाइन के अलोंग लाई करते हैं तो Z1 और Z2 का जो सम होगा वो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप इसी में ही मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो वेक्टर होगा वो Z1 और Z2 के मॉडुलस से मिलके बना है, यानी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का वेक्टर सबसे लार्ज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 तभी हो सकता है जब Z1 और Z2 एक ही लाइन के अलोंग लाई करें। क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर समझ में आई तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बच्चों ये Z1 हो गया, ध्यान से देखिए, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये हो गया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि Z1 और Z2 के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। क्या बात सबको समझ में आ गई? और अगर नहीं समझ में आई तो ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था आर्गेंट प्लेन में। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली समझना चाहें तो आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके भी समझ सकते हैं। यानी सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए और फिर इसके नीचे लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे बच्चों आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर आपके पास कुछ इस तरह से आइडेंटिटी जनरेट हो जाएगी। तो बच्चों जो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होता है वो होता है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। इसकी प्रूविंग बच्चों आपको लाइव क्लासरूम में प्रोग्राम में बताई गई है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो पहले का थ्योरी लेक्चर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको थ्योरी लेक्चर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, यानी ये वाले टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे। इन टर्म्स को कैंसिल करने के बाद बच्चों बचेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। तो बच्चों आप ये बताओ कि अगर हम Z1 Z2 बार नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर सोचते हैं तो अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो पोलर फॉर्म क्या आएगा? मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 इनटू ब्रैकेट cos θ1 माइनस θ2 प्लस I sin θ1 माइनस θ2। लेकिन बच्चों हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है, और हमको अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मतलब होगा तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ये देखिए लिखा हुआ है, इनटू कॉस ऑफ, समझ गया कि नहीं? मतलब मैंने यूलर्स फॉर्म को लिख दिया है। क्या यूलर्स फॉर्म सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? यूलर्स फॉर्म क्या होता है? जैसे e की पावर i थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसी को हम लोग यूलर्स फॉर्म कहते हैं कि नहीं कहते? तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां पर इस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार या Z1 Z2 बार को अगर मैं पूरा लिखूं तो अगर आपको यूलर्स फॉर्म नहीं भी पता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos ऑफ θ1 माइनस θ2। क्या अब समझ में आया बच्चों? मैंने उसके सिर्फ रियल पार्ट के कंसिडर किया है, इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। आई थिंक मेरे पास आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस लगा तभी रहे जब आपने थ्योरी कंप्लीट की होगी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कुछ बातें क्लियर होगी कि मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 ये सारे टर्म 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा बच्चों cos ऑफ θ1 माइनस θ2। ध्यान से देखिए क्या बचेगा? cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 1। और 1 कब होता है बच्चों? वो cos 0 पे होता है।
तो यहाँ से आ जाएगा θ1 इज इक्वल टू θ2। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से θ1 इज इक्वल टू θ2 आ रहा। अगर आर्ग्यूमेंट Z1 और आर्ग्यूमेंट Z2 ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनका डिफरेंस क्या होगा बच्चों? 0 होगा। आई थिंक बच्चों आपको सारे स्टेप्स क्लियर है। और अगर आपको यूलर्स फॉर्म नहीं पता है तो यूलर्स फॉर्म वाले मैंने स्टेप रिमूव कर दिए हैं। और अगर आपको ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन समझ में आता है तो उससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो सकता है, और ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन नहीं समझ में आता है तो बच्चों आप इसको इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया। तो बच्चों जिनको यूलर्स फॉर्म पता है तो वो यूलर्स फॉर्म को भी यूज करके क्वेश्चन जल्दी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर Z1 का आर्ग्यूमेंट θ1 है, Z2 का आर्ग्यूमेंट θ2 है, तो Z1 Z2 बार का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो θ1 माइनस θ2 होता है। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। चलिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन का 25 का आंसर मैंने दो तरीके से आपसे डिस्कस कर दिया है। एक डिस्कस किया है आपसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से आर्गन प्लेन में, और दूसरा पूरा सॉल्व करके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी पार्ट है। और बच्चों अगर आपसे हो पाए तो आप इस क्वेश्चन को लर्न ही कर लो, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 फिनिश हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गिवन है? इसमें लिखा है इफ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट mod of Z1 minus Z2 is equal to mod of Z1 plus mod of Z2। तो बच्चों अगर आप इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, अगर आप इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे तो mod of Z1 minus Z2 का मतलब क्या हुआ? मतलब Z1 और Z2 का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। भाई Z1 और Z2 का डायरेक्शन अपोजिट होगा तभी उनके बीच का एंगल क्या हो सकता है? पाई हो सकता है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर पाई लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो ऑप्शंस में पाई भी हो सकता है, माइनस पाई भी हो सकता है, क्योंकि Z1 माइनस Z2 भी हो सकता है, Z2 माइनस Z1 भी हो सकता है, क्योंकि उसपे मॉडुलस लगा हुआ है। इसलिए बच्चों यहां अगर आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लेकर के चलोगे तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Z1 इधर हो सकता है, Z2 इधर हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं Z1 माइनस Z2 की। तो बच्चों ऐसे केस में Z1 और Z2 के बीच का एंगल जो होगा वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं पाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर पाई भी हो सकता है, माइनस पाई भी हो सकता है। अब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करके आपके पास आंसर पहले की तरह फिर से निकाला जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर है Z1 माइनस Z2 का मॉड। तो बच्चों अगर आपको Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ओपन करने नहीं आता है तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, बस आपको ध्यान से देखना होगा। सभी बच्चे यहाँ पर ये वाला स्टेप ध्यान से देखें जिसको मैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको इन आइडेंटिटीज को पता ही नहीं है कि प्रूफ कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रूफ करने के लिए यूज करना होता है mod z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल बार। और बच्चों ये जो होल बार होता है, जैसे ये देखो ये मैंने होल बार लगाया है, इस होल बार को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस होल बार को ब्रेक भी कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है। और बच्चों उसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएंगे जैसा कि आपको नजर आ रहा है। समझ में आ गया सबको? अब बच्चों अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है एक्सपेंशन बिल्कुल पहले की तरह हो गया, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर z और ये है उसका बार। तो z प्लस जेड बार क्या होता है बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है। तो बच्चों वंस अगेन अब मैं आपके पास जो डाटा गिवन था mod ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू mod ऑफ z1 प्लस mod ऑफ z2, उसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ। स्क्वायरिंग करने पर बच्चों डाटा इस तरह से जनरेट हो जाता है। ध्यान से देखिए, स्क्वायरिंग करने से डाटा इस तरह से जनरेट हो जाता है। अब जो डाटा जनरेट हो गया, उस डाटा जो जनरेट हो गया उसमें कैंसलेशन करिए, और सब कुछ जब आप कैंसलेशन करेंगे तो कैंसलेशन करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो मटेरियल कुछ इस तरह से नजर आएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था अभी भी यूज करिए, इसमें यूलर्स फॉर्म वगैरह यूज करना है तो यूज कर लीजिए, वरना डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं बिना यूलर्स फॉर्म यूज किए। तो बच्चों आई थिंक अगर आपको यूलर्स फॉर्म का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पर लिखेंगे -2 टाइम्स mod ऑफ Z1 mod ऑफ Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2, क्योंकि हमें किससे मतलब है? हमें रियल पार्ट से मतलब है।
क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो बच्चों अगर आपको यूलर्स फॉर्म बिल्कुल नहीं पता है तो आप उसको नहीं यूज करिए, डायरेक्टली आप लिख दीजिए cos ऑफ θ1 माइनस θ2। तो बच्चों यहाँ से आपके पास -1 को पाई लिख सकते हैं, तो θ1 माइनस θ2 यहाँ से पाई आ जाएगा, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 पाई आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर पाई भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में जब आप मैच करेंगे तो सबसे सुटेबल ऑप्शन वहां पर आपके पास पाई भी दिया है, π/2 भी दिया है, कई ऑप्शंस दिए हैं, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन सिर्फ एक ही है उसमें, वो माइनस पाई है। तो आप माइनस पाई पे भी टिक कर सकते हैं, और अगर पाई होता तो उस पर भी हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ गया सबको? ओके, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 को बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन रूट्स ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आर। तो बच्चों आप तो ये थ्योरी पहले से जानते हो कि अगर रूट्स होते हैं एक्स क्यूब, अगर इक्वेशन है आपकी एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होते हैं? इसके रूट्स होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और बच्चों अगर एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0 होता है तो इसके रूट्स होते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। और एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 0 होता है तो उसके रूट होते हैं एक्स इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। क्या सबको पता है? और बच्चों अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो वो हमेशा क्या आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो चाहे आप पॉलिनोमियल के कंसेप्ट से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो भी 0 आएगा, और अगर आप पहले से जानते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हर केस में 0 ही आता है। तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें आपको पहले से पता होंगी, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस i√3/2। ये मैंने उनके लिए लिखा है जो बिल्कुल एकदम नए हैं और अचानक लेक्चर देख रहे हैं, तो उनको समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वंस अगेन मैं स्क्रीन को दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब बच्चों आपको जो इक्वेशन है वो है आपकी x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 के रूट्स बता रहे हैं, तो अब यहाँ पे x की जगह x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो उसमें करना कुछ नहीं है, बस इतना काम लिखा हुआ है इसमें कि आप अगर x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 को लिखते हैं कि रूट्स होंगे -2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह क्या है x माइनस 1, तो अब आप लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए लिखा है मैंने। तो बच्चों अगर है x माइनस 1 -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो x क्या क्या आएगा? x आएगा -1 कॉमा -2 ओमेगा प्लस 1 कॉमा -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों इस तरह से आपके ये आंसर मैच करने लगेंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 33 अब आपको बेहद आसान लगेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है? ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों अगर आप इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना चाहते हैं तो आपको अभी हमने बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। तो आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जहां पे 1 प्लस ओमेगा है उसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर 7 हो जाएगी, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 की पावर 7, 2 की पावर 7, ओमेगा की पावर 14। तो बच्चों जो ओमेगा की पावर 14 है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो होगा ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2, जिसको आप क्या कहेंगे? ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू आएगी -128 ओमेगा स्क्वायर। क्या सबको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 34 आप कंप्लीट कर चुके हैं तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 सभी बच्चे रीड करें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस i√3/2 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में लिखा है बच्चों 1 1 1। आप डिटर्मिनेंट अपने आप से रीड कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 ये आपके सामने आ गया।
तो बच्चों अगर आप इस डिटर्मिनेंट को बहुत प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले आप ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, यानी कि जहां जहां रिड्यूसिबल है, जैसे ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1, यानी ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 ओमेगा होगा, यानी ओमेगा की पावर 4 को आप रिप्लेस कर दीजिए ओमेगा से। जब आप बच्चों रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास नया डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से नजर आने वाला है। क्या सबको समझ में आया? उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, जानते हैं? तो बच्चों आप क्या करिए, इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए कि R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से। सभी बच्चे डिटर्मिनेंट पढ़े हैं क्लास 12 में, और डिटर्मिनेंट अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से। जैसे ही बच्चों रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसको 0 से रिप्लेस कर दीजिए, न्यूमरेटर में आ जाएगा 300, मतलब पहली वाली रो में 300 आ जाएगा। और आपने ट्रांसफॉर्मेशन पहली वाली रो में ही लगाया, अब उसको एक्सपेंड कर दीजिए पहली वाली रो के अबाउट। जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं पता है, जो अभी 12th में नहीं है, तो उनके लिए भैया यही है कि आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये एक्सपेंड करने में आएगा 3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4। तो ओमेगा की पावर 4 को आप लिख लीजिएगा ओमेगा, समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू सब पुट कर दीजिए, सब पुट करने के बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए और ये फाइनली आ जाएगा -3i√3। सब बच्चे अपना आंसर चेक करें, ये आंसर आएगा -3i√3। क्या सबको समझ में आ गया? ओके, सबको समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 32 में है बच्चों, उसमें लिखा इफ ओमेगा इज अ क्यूब यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। तो पूछ रहा है a और b के क्या पेयर होंगे। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 को क्या आप एक्सपेंड करोगे क्या बाइनोमियल थ्योरम से? एक्सपेंड थोड़ा ना करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो उसके 8 टर्म आ जाएंगे, क्योंकि x प्लस a की होल पावर n के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस 1, तो उसके 8 टर्म आएंगे। अगर हम 8 टर्म लिखेंगे तो फिर तो हमको क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए हम फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हर बार कह रहा है कि ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका मतलब आप यूज कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, 1 प्लस ओमेगा को रिप्लेस कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर से। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो बच्चों आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान से देखिए, बन गई इक्वेशन। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो ये क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ओमेगा की पावर 14 को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, और बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस इक्वेशन में आपको कोफिशिएंट कंपैरिजन करना आसान हो गया, क्योंकि a प्लस बी ओमेगा जो है वो 1 प्लस ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी कि a और b का पेयर क्या हुआ, 1,1। क्या सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? धन्यवाद, थैंक यू। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, तो बच्चों जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करता चला जा रहा हूँ। आप अपना क्रैश कोर्स या रिवीजन जैसा समझिए, इसको करते चले जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1 मॉडुलस। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मॉडुलस है ये पूरा z प्लस 1 का मॉडुलस है। वो मॉड अगले स्टेप में चला गया, तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों आपको दिया है कि z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, तो आपको निकालना है मैक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1। अब बच्चों आप कुल मिला के ये बताइए कि आपको z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी स्ट्राइक करती है कि नहीं करती है, क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी को यूज करके ही आप अपने आंसर को जल्दी निकाल सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 क्या होता है, वो होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। क्या ये सभी बच्चे आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे और भी क्या लिख सकते हैं कि हमें इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी में अपीयर किसको कराना है, हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी में अपीयर कराना है z प्लस 1,
क्योंकि हमें लेना किससे, हमें लेना देना z+1 से। तो बच्चों हम क्या करेंगे, z1 की जगह हम लिख देते हैं z+1। ध्यान देखो, z1 की जगह हम लिख देते हैं z+1 और z2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये बन गया z1 + z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। सही बच्चे, पहले इस स्टेप को देखे समझ में आया कि नहीं आया? और यदि ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले हर बच्चा पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ ले, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे। अब बच्चों ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ z+1 + 3, जिसको आप मॉडुलस ऑफ z+4 कहेंगे, और मॉडुलस ऑफ z+4 को आप 3 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन था। तो बच्चों यहां से मॉडुलस ऑफ z+1 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे ग्रेटर और इक्वल टू 0, और कोई वैल्यू अगर 0 से इंफिनिटी, मतलब 0 पे इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू 0 भी है, तो 0 उसकी क्या होगी, क्या होगी? आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो 0 उसकी क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्वेश्चन को किस तरह से किया है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में थोड़ा सा करेक्शन भी है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर करेक्शन ये कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लिखा है इसको मिनिमम कर लीजिएगा। यहाँ जो मैक्सिमम लिखा है इसको मिनिमम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो निकाला है वो है z+1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि उसकी लीस्ट वैल्यू 0 है अगर आपसे पूछी जाए, और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैंने आपको उसकी लीस्ट वैल्यू बता दी कि लीस्ट वैल्यू क्या है, 0। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए बच्चों कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दूसरे क्वेश्चन में बताता हूँ। तो सभी बच्चे इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू मैंने निकाली है वो उसकी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मॉड ऑफ z+1 क्या आ रहा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी 0 होगी, और बाकी वैल्यू सब 0 से बड़ी है। तो हम बड़ी वाली वैल्यूज तो इस क्वेश्चन में अभी आपको नहीं समझा पा रहे, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन कुछ और कर दिया है इसमें। तो आप इस क्वेश्चन में करेक्ट करके पहले इसको मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, और मैं आपको थोड़ी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालें। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ओके, ठीक है।